हेलो देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BIG में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब एक इंश्योरेंस एडवाइजर प्रोस्पेक्ट के पास पहली बार जाता है तो प्रोस्पेक्ट सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर तो अपने मन में सोचता है कि उसे इंश्योरेंस प्लान भी सेल करने हैं। दोस्तों, इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के पास गया तो प्रोस्पेक्ट ने सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जताई, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा एक्सपीरियंस, एक ऐसा एग्जाम्पल प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर किया जिसे सुनकर प्रोस्पेक्ट ने तुरंत ही इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए हामी भर दी। दोस्तों, ये कहानी हमें बताने वाले हैं दिल्ली के एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर संजय सिंघल। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। काफी टाइम पहले की बात है, आज से लगभग 4-5 साल पहले की बात है। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हमें रेफरेंस दिया कि भाई ऐसे-ऐसे क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो बहुत सारी सोशल एक्टिविटी, ब्लड कैंप वगैरह और इस तरीके की चीज़ें करता हूँ। तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को वो दिया रेफरेंस कि भाई ऐसे-ऐसे एक फला-फला बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके लीवर एंड किडनी डिपार्टमेंट के ये जो डायरेक्टर हैं और उनके साथ में एक छोटी-सी इंश्योरेंस की आपकी म्यूचुअल फंड की मीटिंग है। तो उन्होंने मेरे को रेफरेंस दिया, तो वैसे तो मुझे लगा कि चलिए अब रेफरेंस मिला है, मेरे को जाना चाहिए। मेरे को फ़ोन मिला, मैंने फ़ोन किया डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब बिज़ी थे उस समय, कोई बात नहीं। उन्होंने मैसेज डाला कि आई एम क्वाइट बिज़ी, विल कॉल यू बैक लेटर। तो दोपहर से शाम आ गई, तो फ्रेंड का कॉल आया कि सर सिंघल जी आपने वहाँ पर बात किया क्या? मैंने कहा बात किया था बट डॉक्टर साहब बिज़ी थे, तो उन्होंने कहा था, कहते आप दोबारा कॉल कर लीजिए, अब फ्री हो गए होंगे वो। मैंने उनको फिर से कॉल किया, डॉक्टर साहब ने पिक किया, कॉल पिक करते ही उन्होंने कहा, "यस मिस्टर सिंघल, सॉरी एट दैट टाइम आई वाज़ इन ऑपरेशन थिएटर।" तो मैं समझ सकता था कि उनकी भूमिका कि मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए जा रहा था, तो और एट दैट टाइम मेरा कॉल गया, तो उन्होंने वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था ये कहने के बाद में। और अब वो निकले हैं तो उनके पास में, क्योंकि बहुत बिज़ी डॉक्टर हैं वो, तो उनके पास में हर समय रहता है। उन्होंने मेरे को समय दिया कि कल शाम को आप 7 ओ क्लॉक मेरा फला-फला जगह क्लिनिक है, वहाँ पर आ जाइए। तो सर मैं एज़ यूजुअल 7 बजे मैं उनके क्लिनिक पे पहुँचा, तो जब पहुँचा तो वहाँ पर बहुत रश था। बहुत सारे पेशेंट डॉक्टर साहब का कोई एक एक पेशेंट डॉक्टर साहब के साथ अंदर थे और कुछ पेशेंट वेट कर रहे थे बाहर में। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने वेट किया, वेट करने के बाद जैसे सबको सीरियल नंबर मिल रहा था, मेरे को भी मेरा सीरियल नंबर मिला कि आपको इस नंबर पर डॉक्टर साहब से मिलने जाना है। अब सिचुएशन क्या थी, मैं भी सीरियल नंबर पे बैठा हूँ, वो लोग भी बैठे हैं। वो लोग हैं जिनको डॉक्टर साहब की ज़रूरत है, उन्हें डॉक्टर साहब को पेमेंट देनी है। मैं वो इंसान हूँ जिसने डॉक्टर साहब से पेमेंट लेनी है। फिर भी मैंने वेट किया, वेट करके मेरी टर्न आने वाली थी, इतनी देर में पता चला एक पेशेंट बहुत ही ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा था और उनकी सिचुएशन बिगड़ रही थी। तो अब उनके जो साथ जो उनके अटेंडेंट आए थे, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, उनका सन था वो, उसने मेरे से रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट मेरे साथ शिफ्ट कर लें, तो मेरे फादर जो इनको इतना पेन हो रहा है, तो शायद मेरे को थोड़ा-सा वो मिल जाए। मैंने उनकी बात को समझा, उनके दर्द को समझा। एक बार लगा कि यार मेरी बारी जा रही है, पता नहीं कब आएगी, कैसे आएगी, कि लास्ट में आएगी। तो उन्होंने जब वहाँ पर रिसेप्शन पे कहा कि भई मैं इनके साथ स्विच कर रहा हूँ, तो जो वहाँ पर सिस्टर बैठी थी, उन्होंने मेरे से पूछा कि भई क्या आप इनके साथ अपनी टर्न स्विच कर रहे हैं? मैंने कहा यस कर रहा हूँ। तो वो उस उनको भी अच्छा लगा कि यार कोई तो ऐसा है कि जो जिसने ये सोचा कि मैं अपनी टर्न शिफ्ट कर लूँ। और उन्होंने कहा सर हम कोशिश करेंगे कि इनके बाद अगर हमारे दूसरे पेशेंट मान गए तो इनके बाद हम आपको भेज दें। मैंने टर्न शिफ्ट की, वो अंदर चले गए। डॉक्टर साहब ने उनको थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगा, शायद उनको कोई ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ दी होगी कि जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिला हो। अब उनके साथ में डॉक्टर साहब को टाइम ज़्यादा लग गया, तो पीछे के पेशेंट जो हैं उनको थोड़ी-सी दिक्कत होने लगी। एट दैट टाइम फिर जब उन्होंने कहा कि भई इनके साथ ये इन्होंने स्विच किया है, तो क्या आप इनको जाने देंगे? तो पीछे के 2-3 पेशेंट ने हाँ करी, बट 2-3 को ऑब्जेक्शन भी था। तो कोई बात नहीं, मेरे को तो वेट करना ही था, मैं आ ही गया था।
तो मैंने उनको कहा सर कोई बात नहीं मैडम, अगर ये नहीं वो है तो मैं वेट करूंगा डॉक्टर साहब का। एट लास्ट सबसे एंड में मेरी बारी आई और मैं डॉक्टर साहब के पास गया। डॉक्टर साहब का सैचुरेशन लेवल, क्योंकि मॉर्निंग ओटी में थे, मॉर्निंग ओटी से होता है हॉस्पिटल होता है, शाम को पेशेंट अटेंड कर रहे थे और तब से थोड़ा सा थक गए थे। जब पहुंचे तो डॉक्टर साहब ने कहा ये बताइए आप कैसे आए हैं। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड शेयर किया, उन्होंने शेयर सिर्फ कुछ भी नहीं पढ़ा, उन्होंने एज इट इज रख दिया। यस बताइए। मैंने कहा सर माई सेल्फ संजय सिंघल और ऐसे ऐसे फला फला इंसान ने मेरे को, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था आपका। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा हो आपको मैंने बुलाया तो था लेकिन आपको तो जल्दी बुलाया था। मैंने कहा सर मैं जल्दी आ तो गया था बट वो एक पेशेंट आए थे उनको यहाँ था तो मैंने अपनी टर्न को स्विच किया उनके साथ में। तो डॉक्टर साहब को अच्छा लगा, कह रहे यार थैंक यू वेरी मच, आपने किसी की मदद करी। तो मैं वैसे तो इस समय बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ लेकिन मैं आपके साथ बैठकर इस चीज को, मैंने म्यूचुअल फंड लेने हैं, मैं डिस्कस जरूर करूंगा, मेरे को एसआईपी करनी है। तो एक काम कीजिए, आप बढ़िया इंसान है, जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो आप एक काम कीजिए मेरी 5-5 हजार रुपए की 3 SIP स्टार्ट कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगे आप मेरे से पेपर ले लीजिए, वो चेक ले लीजिए अभी, आप पेमेंट ले लीजिए, नहीं तो कल घर से ले लीजिएगा। वो जो पेपर है कल लड़का भेज दीजिएगा मेरे को, व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, मेरे घर से कोई भी एग्जीक्यूटिव आपका पिक कर लेगा। तो एक बार तो बड़ा वो लगा, मुझे लगा था कि डॉक्टर साहब के साथ कुछ समय मिलेगा और ऐसा वो मिलेगा। फिर भी मैंने उनको जब अपना कार्ड दिया, मैंने कहा सर मैं भी इसी तरीके से हेल्थ सर्विसेज के साथ जुड़ा हूँ, रेगुलर ब्लड डोनर भी हूँ और इस तरीके से लॉयंस ब्लड बैंक के साथ भी जुड़ा हूँ और ब्लड डोनेशन भी लगाते रहते हैं, कैंप वगैरह लगाते हैं और 3000 यूनिट ब्लड काउंट में इकट्ठे कर चुका। और इसके अलावा सर महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, 500 बेडेड हॉस्पिटल है, इसमें भी मैं टीपीए का काफी सारा काम देखता हूँ, टीपीए का चेयरमैन हूँ, सोशली देखता हूँ सर मैं उसको। तो उनका मेरे उनको बड़ा अच्छा लगा इन चीजों को सुनकर कि भाई मैं इस तरीके से समाज में सोशल एक्टिविटीज भी करता हूँ। उनको मेरे पे बड़ा कॉन्फिडेंस आया। मैं कहा सर क्या ऐसा हो सकता है कि लड़का ना आए क्योंकि मेरी आपसे बात नहीं हो पाई और मैं ऐसे ही किसी को कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता। मैं दे सकता हूँ एसआईपी, आ जाएगा लड़का दे जाएगा, लेकिन मैं ऐसे देना नहीं चाहता कि जिससे कि कल को आपको ये लगे कि आपका डिसीजन गलत था। मैं क्या आपके साथ कल घर पे कोई, क्योंकि ऑफिस यहाँ क्लिनिक में तो मुझे लगा कि बहुत पेशेंट है, बातचीत नहीं हो सकती, तो क्या घर पे मैं आपका समय ले सकता हूँ? एक बार तो उनको लगा, फिर उन्होंने कहा यस चलिए ठीक है आप कल घर पे आइए, लेकिन मैं यहाँ से 8:30 पर निकलता हूँ, आप 8:45 पर मेरे घर पे आ जाइएगा। ठीक है सर। मैं नेक्स्ट डे का टाइम फिक्स हुआ, उन्होंने फिर भी कहा था कि एक बार आप आने से कॉल बिफोर कमिंग मेरे को कर दीजिएगा। मैंने जाने से पहले कॉल किया, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आप 8:45 पे घर पे आ जाइएगा। मैं शार्प 8:45 घर पहुंचा बट डॉक्टर साहब नहीं आए थे, क्लिनिक पर ही थे। उन्हें आते आते 9:15 बज गए। मैंने 9:15 तक वेट किया। वेट करते ही इतने में उनकी वाइफ है, वो भी डॉक्टर है और एक छोटा बेबी था उनके घर में जो थोड़ा टाइम पहले ही हुआ था। तो बहुत स्वीट और क्यूट बेबी था और उनके फादर थे जो सीनियर सिटीजन थे। और जब वो आए तो मैंने उनके पैर छुए और पैर छू के उनसे बातचीत शुरू हुई। तो जब डॉक्टर साहब आए तो मैं उनके फादर और वाइफ के साथ बात कर रहा था और तब तक वो लोग मेरे साथ फेमिलियर हो चुके थे। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने आते ही देखा, ओह मिस्टर सिंघल सॉरी मैं लेट था और ये थके हुए थे। तो उनकी वाइफ ने और फादर ने कहा कि मिस्टर सिंघल क्या पॉसिबल है कि डॉक्टर साहब को इस समय से कब से निकले हुए हैं, क्या वो डिनर कर लें और फिर मिल लें? तो मैंने कहा सर बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को डिनर ऑफर किया बट मेरे को उस दैट डे डिनर कर चुका था मैं ऑलरेडी, नहीं करना था। तो उसके बावजूद मैं वेट करता रहा और लगभग वो टाइम हो चुका था, 10 बज चुके थे। 10 बजे डॉक्टर साहब आए, मेरे साथ आराम से रिलैक्स होके बैठे। उनको मैंने समझाया, उन्होंने फिर से सॉरी कहा, फिर से चीज कही और जब मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, ओके किया, वो ओके करके वैसे ही बात होने लगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत बिजी रहते हैं आप तो। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बिल्कुल बिजी तो रहता हूँ। तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस की बात करनी चाहिए तो उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दी कि नो 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 मिस्टर सिंघल, अभी लाइफ इंश्योरेंस वगैरह की मेरे को कोई जरूरत नहीं है और अभी मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है, बहुत थोड़ा टाइम हुआ है और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जिसमें रिटर्न्स आए, हायर रिटर्न्स आए, मैं उस पर काम करूँ। और इस तरीके की बात, इसीलिए मैंने म्यूचुअल फंड के लिए बुलाया है आपको। ये मैं 5-5 के नहीं 10-10 के आपके म्यूचुअल फंड दे रहा हूँ, 30,000 रुपीज मंथली प्रीमियम में आपको दे रहा हूँ। तो आप इसी के अंदर कुछ वो करके और ये मेरा म्यूचुअल फंड करा दीजिए। ओके, मैंने कहा सर ठीक है। तो इतनी देर में वो चाय बन के आ गई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब मैं बैठा था तो उनको आ गई
उनके फादर भी आ गए। फादर भी कहते बेटा अभी तो इन्होंने करियर स्टार्ट किया है और ये इस तरीके से तो अभी ये 30,000 रुपए महीना दे रहे हैं और आगे आगे, जबकि डॉक्टर की फीस हॉस्पिटल में जो थी वो मैं लगभग 3,500 रुपए पर विजिट की फीस थी और क्लिनिक पर जो फीस थी लगभग 1,500 to 2,000 की फीस थी। ये सारी डिटेल जब मैं कल एक दिन पहले बैठा था तो दैट डे मैंने उसको चेक कर लिया था सारी चीजों को। बात करते रहे, चाय पीते रहे, तो मैंने उनके फादर से ही पूछा, मैंने कहा सर आप, तो उन्होंने कहा मेरा ऐसे ऐसे बिजनेस था, मैं रिटायर हो गया हूँ। तो बेटा डॉक्टर था, तो बेटे ने देखी नहीं, अब वो वो तो इतने बड़े डॉक्टर बन गए, उस बिजनेस को नहीं संभाल सकते थे, तो मैंने उसे वाइंड ऑफ कर दिया है। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर अगर एक बेटा और होता आपका, अब मेरे को चाय पीते पीते कुछ समय मिला, मैंने कहा सर एक बेटा और होता आपका और वो डॉक्टर नहीं होता तो आप क्या करते? कहते फिर तो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस था, मैं इस बिजनेस को उसको हैंड ओवर कर देता और वो इस बिजनेस को संभाल सकता था। मैंने कहा अगर डॉक्टर साहब भी सोचे कि मैंने प्रैक्टिस नहीं करनी और वो भी, क्योंकि वो नकार तो चुके थे, और मैं आपके बिजनेस में आना चाहता हूँ, तो क्या वो बिजनेस कर सकते हैं? कहते हैं हाँ बिल्कुल बिजनेस कर सकते हैं, मैं थोड़े दिन में उन्हें सिखा देता और बिजनेस कर सकते हैं। मैंने कहा लेकिन अब आप अपने को डॉक्टर साहब की जगह रखिए, आप डॉक्टर हैं और फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ हो कि और आपका बेटा जो है वो बिजनेसमैन है, तो क्या वो चाहे तो वो डॉक्टर बन सकते हैं? कहते नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, सालों लग जाते हैं, इतनी प्रैक्टिस होती है, इतना वो होता है, तो वो तो नहीं बन सकते। मैंने कहा इट मीन्स कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट यानी कि डॉक्टर अपनी इंडस्ट्री को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि उनके एब्सेंस में और उनकी प्रेजेंस में अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो कोई दूसरा उनका बिजनेस संभाल सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई दूसरा बिजनेस तो संभाल ही नहीं सकता इसको, इनका काम तो यही कर सकते हैं। तो मैं कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात कही, इट मीन्स कि डॉक्टर साहब तो बहुत ज्यादा अनसिक्योर्ड है, इनकी फैमिली तो, कि अगर कल को इनके साथ कुछ हो जाए तो इनकी फैमिली तो डिपेंडेंट हो गई, क्योंकि वो तो इनकी वर्किंग के साथ ही सब कुछ कर सकती है। तो उनको मेरी बात लगी और लगते ही वो लोग सोचने पे मजबूर हुए और इतनी देर में ही मेरे को और मौका मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। इतने वो लोग मेरे साथ घुल मिल चुके थे। बच्चे को मैं एक छोटा सा, मेरे बैग में एक गिफ्ट था, मैंने वो गिफ्ट भी, मैं पहले से ही गिफ्ट लेके गया था उनके यहाँ पर, तो वो गिफ्ट मैं हैंड ओवर किया था। वो बड़े खुश थे उस चीज़ को देखकर कि यार कोई पहली बार आया है, जानता नहीं है, इंश्योरेंस एडवाइजर है। आज तक तो एडवाइजर देखा था कि आता था और ऐसे ही चला जाता था। ये इस तरीके से वो बड़ी फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। मैं कहा सर चलो आज 10 मिनट और ले लूँ मैं आपके। कह रहे अरे यार सिंघल साहब आपके साथ तो बहुत मजा आ रहा है, तो चलिए कोई नहीं 10 नहीं आप 20 लीजिए। मैंने कहा सर अच्छा एक चीज बताइए, आप डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर की एक डॉक्टर की जो फीस है, एमडी डॉक्टर की मिनिमम फीस, लोएस्ट एमडी डॉक्टर कितनी फीस लेता है? उन्होंने मुझे 800 के आसपास बताया। मैंने कहा सर ये 500 मान सकता हूँ? कह रहे हाँ हाँ कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो 500 लेते हैं। मैं कहा चलो 500 मान लेते हैं, लोएस्ट अमाउंट पकड़ते हैं। तो कहते हैं हाँ ठीक है। मैं कहा डॉक्टर साहब कितने पेशेंट एक डॉक्टर मॉर्निंग और इवनिंग हॉस्पिटल और यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई एक दिन में मैं एवरेजली एक डॉक्टर के पास 50 के आसपास पेशेंट होते हैं, 50 के आसपास। मैं कहा जी 50 पेशेंट होते हैं? कह रहे हाँ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा डॉक्टर साहब अगर 50 की जगह 49 रह जाए तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कोई फर्क पड़ने वाला है? वो सोचने लगे कि मैंने क्या पूछा। कह रहे मतलब? मैंने कहा मतलब ये कि अगर जहां एवरेज 50 आ रहे हैं, एवरेज 49 की आ जाए आपके पास में, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे या आपकी इनकम पे कोई बहुत बड़ा डेंट आने वाला है क्या? कि आपकी अर्निंग रुक जाएंगी, आपके घर में किसी चीज की कमी हो जाएगी? कह रहे नहीं नहीं इससे तो कुछ भी नहीं होगा, एक पेशेंट तो इतना तो ऊपर नीचे होता रहता है। मैंने कहा चलो, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो एक पेशेंट की फीस आप मुझे दे दो और जस्ट 500, आपकी फीस है 1500। मैंने कहा जस्ट लोएस्ट डॉक्टर की 500 की फीस अगर मैं आपसे ले लूं और मैं आपको कहूं डॉक्टर साहब आपकी फैमिली की सिक्योरिटी भी मैं आपको दे रहा हूँ, कितनी दे रहा हूँ मैं आपको? सर आपकी फैमिली को 40 लाख रुपए की सिक्योरिटी दे रहा हूँ सर मैं। और अगर कुछ एक्सीडेंटल होता है, क्योंकि यंग एज में एक्सीडेंटल केसेस ज्यादा होते हैं,
अगर कुछ एक्सीडेंटल होता है तो मैं आपकी फैमिली को कम से कम 80 लाख रुपए देता हूँ। और अगर भगवान ना करे कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो मैं आपकी फैमिली को अगले 25 साल तक की इनकम, जब तक आज से लेकर 25 साल तक की इनकम का अरेंजमेंट कर दूं कि उनको 4 लाख रुपए साल का भी मिलेगा और मैच्योरिटी पे जो मिलना था लगभग वो भी मिलेगा। अगर मैं ऐसा कुछ प्रोविजन कर दूं तो डॉक्टर साहब को मेरी बात बहुत पसंद आई। यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा उस समय मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब रिटायर हों और मैं आपको व्हाइट मनी 1 करोड़ रुपए दे दूं। तो उनको बहुत अच्छा लगा, कहते क्या मिस्टर सिंघल ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। तो कहते नहीं इंश्योरेंस में तो रिटर्न नहीं होती। मैं कहा सर मैं तो गारंटेड प्लान दे रहा हूँ आपको, देखो आप डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर की गारंटी है, आप अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि देखो ये सर्टिफिकेट है, मैं डॉक्टर हूँ, तभी आपको कोई जॉब पे रखता है। मैं भी आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट दूंगा, आपकी सर्टिफिकेट को कोई रिजेक्ट कर सकता होगा, मेरे सर्टिफिकेट के ऊपर में गवर्नमेंट गारंटी भी है। आप उसके ऊपर सॉवरेन गारंटी है सर। आप इतने अच्छी फीस अर्न कर रहे हैं, टैक्स पे करते होंगे, मैं आपको टैक्स बेनिफिट भी दिलवा सकता हूँ कि आपकी 30% के टैक्स स्लैब में है। आप मुझे आपको 60, 50,000, 40,000 रुपए तक का मैं आपको टैक्स बेनिफिट भी दिलवा सकता हूँ। तो डॉक्टर साहब को मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, कह रहे मिस्टर सिंघल क्या ये सब पॉसिबल है? एक ही प्रोडक्ट में इतना कुछ हो जाएगा? मैं कहा सर अभी तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आज आपकी जितनी इनकम है टैक्सेबल है, टैक्स फ्री है। कहते हैं टैक्सेबल है। मैंने कहा जो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा सर आपको वो टैक्स फ्री दूंगा। तो डॉक्टर साहब को बड़ा वो लगा कि क्या बिल्कुल ऐसे ही है। तो कह रहे क्या सच है? मैंने कहा सर सच है। तो कहते क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकते हैं? मैंने कहा, ठीक है सर कोई बात नहीं, मैंने आपको कल तक का समय दिया। वैसे मुझे लगता नहीं आपको कल की जरूरत है। कहते कल तक का समय इसलिए है, मुझे अपने फंड की प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि 30,000 रुपीज मेरे को पर मंथ म्यूचुअल फंड में डालना है और मेरे को बाकी इसमें भी डालना है, कुछ और भी मेरी अपनी चीजें चल रही हैं, ठीक है। और एफडी में भी मैंने आरडी भी अकाउंट भी ओपन किया हुआ है, कई सारी चीजें हैं। और बच्चे की अभी मेरा बेबी हुआ है तो वाइफ भी अभी हॉस्पिटल नहीं जा पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मेरी अर्निंग को भी मेरे को बहुत सारी चीजों को मैनेज भी करना है। अभी मैंने एक नया घर लिया है, उसका ईएमआई भी मेरे को वो करना है। तो ये सारी चीजों को मेरे को ही मैनेज करना है। तो आप मुझे कल तक का समय दीजिए। मैंने कहा ठीक है सर मैं कल तक का समय देता हूँ। नेक्स्ट डे उन्होंने 1-2 डॉक्टर से और कंफर्म किया। तो डॉक्टर्स ने जब सुना तो उनको भी एकदम से शॉक लगा कि क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई गवर्नमेंट गारंटी हो भी सकती है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहब ने मेरी फ़ोन पे उनको कॉन्फ्रेंस पे लेके बात कराई। उनके कुछ क्वेश्चन्स थे, मैंने उन क्वेश्चन्स को कोशिश किया और कोशिश जब करी तो 100% आंसर मैंने उनके क्वेश्चन्स के दिए सर। और जब दिए तो शाम की मेरी फिर से मीटिंग फिक्स हुई। जब मैं मीटिंग करके आया सर, लगभग मेरे पास में जो चेक वैल्यू थी वो 4.5 लाख रुपए की चेक वैल्यू मैंने लाइफ इंश्योरेंस में कलेक्ट की थी। और जो म्यूचुअल फंड था 15,000 रुपीज मंथली ईसीए ये एसआईपी भी मैंने उसके साथ में कलेक्ट किया। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर
नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।